हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आसिफ हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आज की वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड्स इनके द्वारा हम लोग अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट कर सकते हैं और कौन से तरीकों के द्वारा हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपने एडजस्टमेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। और ये हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट 2 है। तो चलिए लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू, बनाते हैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए संभव। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, रेमेडीज ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसके, समायोजन के उपायों की। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात कर लो तो एडजस्टमेंट की जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी वो कहाँ मिलेगी गाइज, एडोलसेंस में देखने के लिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप लोग अगर फेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस आउट होती है किसमें, एडोलसेंस में। दैट इज हम लोग किशोरों की बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट करने का जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारी किशोरों के सामने। और वी शुड, हम लोग को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, एक प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है एडोलसेंस वाले स्टेज में, क्योंकि आपको पता है कि एडोलसेंस कैसी स्टेज है। इट्स अ स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, मतलब इसे ये तनाव और तूफान की अवस्था है। आप लोग सब कभी ना कभी इस लाइफ से, इस फेज से लाइफ के हर कोई एक ना एक बार अपने जीवन में जरूर गुजरता है। तो एडजस्टमेंट रेमेडीज आर द मीन्स बाय विच द पर्सन, एनी पर्सन ट्राइज टू एस्टैब्लिश द एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट बाय एलिमिनेटिंग हिज मेंटल इलनेस, मतलब जो उसकी जो मानसिक बीमारियां हैं उनको दूर करते हुए, उनको ख़त्म करते हुए जब एक इंसान क्या करने की कोशिश करता है, अपने चारों तरफ के वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, जिन तरीकों का वो इस्तेमाल किया जाता है, जिन तरीकों को, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, हमारे रेमेडीज ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि हमारे समायोजन के उपाय कहलाते हैं। बात कर लेते हैं कि इनके टाइप्स की। तो जो हमारे टाइप्स हैं, इनके जो प्रकारों की बात कर लें तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो मेनली 4 जो टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड ये डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा दिखिएगा और ताकि आप लोग को समझ में आए क्या आप लोग भी क्या अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इन सारे रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा डायरेक्ट रेमेडीज़ जो हम लोग प्रत्यक्ष उपाय करेंगे। दूसरा इनडायरेक्ट हो गया। तीसरा हमारा कंपनसेटरी रेमेडीज़ हो गया, दैट इज कंपनसेटरी का मतलब है हमारे क्षतिपूरक उपाय। और लास्ट इज एग्रेसिव रेमेडीज़, मतलब हम लोग आक्रामक उपाय भी करते हैं क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर, किसी भी वातावरण के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो डायरेक्ट रेमेडीज़ हैं। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं। इंक्लूड्स 4 मेन थिंग्स। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम और द ऑब्स्टेकल, मतलब एक सबसे पहला तरीका तो यही है आपके सामने, अगर क्या समायोजन की समस्या आ रही है तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, या और जो तुम्हारा ऑब्स्टेकल है या जो भी आपके सामने बाधाएं आ रही हैं उसको क्या करने की कोशिश कीजिए, कम से कम मिनिमाइज, मतलब एलिमिनेशन तक उनको लेकर के जाइए। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, चेंज द रूट, अपना क्या बदल लीजिए, आप रास्ता बदल सकते हैं। अगर आपको समायोजन करने में, आपको एडॉप्शन करने में या आपको क्या करने में, एडजस्ट करने में आपको परेशानी आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, चेंज द प्रोसीजर और चेंज द गोल, या तो आप लोग क्या बदल दीजिए, अपनी प्रविधि बदल सकते हैं, या फिर जो आपका गोल है, जो आपने उद्देश्य सेलेक्ट कर रखा है उसको चेंज कर सकते हैं। क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। नंबर 4, एनालाइज एंड डिसाइड, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, बैठ करके उस प्रॉब्लम के बारे में या जिसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप या तो एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को, सिचुएशंस को, कंडीशंस को और अपनी पोटेंशियल्स के साथ में, या दूसरा फिर क्या कर सकते हैं, आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कैसे एडजस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये तो जो मेथड है हमारा डायरेक्ट रेमेडीज, ये इन 4 मेन चीज़ों के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गई। एलिमिनेशन के प्रॉब्लम से मतलब जहाँ तक मैं बात कर लूँ तो एलिमिनेशन के प्रॉब्लम से लेकर के बाकी की चीज़ें, चेंजिंग द रूट, चेंज द प्रोसीजर या गोल या एनालाइज और डिसाइड, ये सारे के सारे कौन से मेथड कहलाते हैं, हमारे डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं, डायरेक्ट रेमेडीज मेथड कहलाते हैं फॉर द एडजस्टमेंट। नंबर 2 हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम से पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट रेमेडीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं हमारे डेली डे टू डे लाइफ में। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष उपाय। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सप्रेशन, दमन, दमन का मतलब होता है मन को दबाना। मन को क्या करते हैं, इसमें हम लोग दबा रखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये सप्रेशन समझते हैं ना आप लोग, दबाना मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर ही अंदर रखना है। कह रहा है
सप्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे। इसको क्या माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है एडजस्ट करने का। व्हेन समवन स्टार्ट्स डेलिबरेटिंगली, मतलब जानबूझ करके वो क्या करना शुरू कर देता है, सप्रेस मतलब दबाना शुरू कर देता है कि उनको अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को, फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी रुचियों को एंड हैबिट्स और अपनी आदतों को क्या करने के लिए, उस एनवायरमेंट के साथ, उस वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी सप्रेशन कहलाती है, मतलब दमन कहलाती है। मतलब एक इंसान अपनी सारी की सारी इच्छाओं को क्या करना शुरू कर देता है, दमन करना शुरू कर देता है। जैसी भी उसकी इच्छाएं होंगी, जो भी उसकी कंडीशन रही होंगी, जैसे आपको पता है आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और आपको क्या है, आप घूमने का प्रोग्राम बनाए थे लेकिन आपकी फैमिली में इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, तो उस टाइम पे आप क्या कर लेंगे, एडजस्ट करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी हैबिट्स को क्या कर लेंगे, सप्रेस कर देंगे। और आप अपने पेरेंट्स से जाकर के कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस कंडीशन में क्या भेजिए, आप मुझे ट्रिप पे भेजिएगा, या मुझे बाहर जाना है, या मुझे इतने पैसों की जरूरत है। तो दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। नंबर 2 बात कर लेते हैं समन, जिसको हिंदी में भी समन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दिस पर्सन इनिशियल दुख, दर्द और कष्टों से गुजरा हुआ है एक इंसान, तो उसमें समन वाले मेथड में क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो क्या करना चाहता है, जानबूझ के, इंटेंशनली, मतलब वो क्या जाना चाहता है, उन जगहों से, उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जब लोगों को अक्सर क्या होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि वो एडजस्ट, इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस जहाँ पे उसको क्या मिले होते हैं, जिन चीज़ों को देख करके उसे दुख, दर्द का एहसास होता है, कष्टों का एहसास होता है, तो वो क्या कर देता है, उस प्लेस को जानबूझ करके छोड़ देता है ताकि वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। लोग तो क्या छोड़ देते हैं, देश तक छोड़ देते हैं। अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए इस कंट्री के अंदर, तो एक कंट्री छोड़ के चले जाते हैं कितने लोग। तो आगे बात करते हैं, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है एडजस्ट करने का। कोई कंट्री छोड़ देता है, कोई शहर छोड़ देता है, कोई घर छोड़ देता है, और डिपेंड करती हैं चीज़ें। नंबर 3 की हम लोग बात कर लेते हैं जस्टिफिकेशन। औचित्य स्थापना की मतलब है, मतलब इंसान अपने आप को क्या करना शुरू करेगा, इसमें जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। अभी जस्टिफिकेशन क्या चीज़ है जरा देख लेते हैं। मतलब क्या होता है, जब इंसान एक बार बार कोशिश करता है क्या करने की, किसी चीज़ को, किसी पद को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, तो देन द पर्सन स्टार्ट्स रिमूविंग, क्या करना शुरू कर देता है, डिफेक्ट्स इन ऑल सेम पोजीशन और थिंग्स एज अ ग्रेप्स आर सोर। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, जब उसको बार बार कोशिश की उसने क्या करने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और वो उसे नहीं मिलती है, तो फाइनली वो क्या कह देता है कि ये अंगूर खट्टे हैं। याद होगा वो आप लोगों को फोक्स वाली कहानी, जब ऊंचाई पे लगे हुए ग्रेप्स थे हमारे, अंगूर यहाँ ऊंचाई पे लगे हुए थे, और फाइनली लोमड़ी बार बार क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी यहाँ छलांग मारने की, लेकिन उसके हाथ नहीं आ रहे थे। तो फाइनली जब वो हाथ नहीं आए, तो फाइनली लोमड़ी ने अपने आप को सेटिस्फाई, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं। कहने का मतलब समझते ना आप लोग, ऐसी कंडीशन आ जाती है क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। नंबर 4 की बात करेंगे, ब्लेमिंग। तो ये तो बहुत ज्यादा लाइफ में होता है कि हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को, यस यू आर द रिस्पॉन्सिबल है। सुना है आप लोगों ने, क्या कहना चाहता है, इन दिस स्टैटिक, मतलब स्टैटिक या इन दिस मेथड द चाइल्ड डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल। मतलब एक बच्चा या जो भी एक पर्सन है वो अपने आप को अपने फेलियर के लिए, अपनी असफलताओं के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग हिज फेलियर ऑन द फैमिली मेंबर्स। वो अपने परिवार के किसी सदस्य को क्या ठहराएगा उसके लिए जिम्मेदार, अपने टीचरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, फ्रेंड्स को, बुक्स को, एनीवन एल्स, और किसी चीज़ को भी क्या ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। अगर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो उसमें क्या कहते हैं, माँ बाप भी ये कहते हैं और बच्चा भी कहता है कि मैंने मेहनत दिन रात एक करके क्या करा, मैंने पढ़ाई करी है, इस वजह से मैं क्या हो चुका हूँ, इतनी अच्छी सक्सेसफुल मेरा रिजल्ट आया है। उस टाइम पर वो लोग टीचर्स को जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन उसका उल्टा हो जाए, अगर ईश्वर ना करे उनके साथ में ऐसी कंडीशन हो जाए कि उनका बच्चा फेल हो जाता है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, टीचर की, कि आपने सही नहीं पढ़ाया। क्या वो टीचर किसी भी फॉर्म में हो, आपके ट्यूशन टीचर से लेकर के, आपके ऑनलाइन टीचर से लेकर के, कुछ भी हो। और उसके बाद तो फिर ब्लेम्स करना शुरू कर देते हैं कि परिवार का माहौल ही ऐसा था, ऐसे माहौल में कैसे पढ़ पाते, किताबें अच्छी नहीं मिली, मेरे दोस्तों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, दोस्त तो पढ़ लिए लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ब्लेम। मतलब इंसान अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, उस कंडीशन को, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अपने फेलियर को डाइजेस्ट करने के लिए वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देता है। और ये बात याद रखिए, आप जब आप किसी के सामने 2 उंगली उठा रहे होते हैं तो 3 उंगली कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो लाइफ में कभी भी अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसके लिए सिर्फ यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समझ गए आप लोग। और कभी भी किसी से कहिएगा तो अपने आप से शीशे में खड़े होकर कहिएगा यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल, जहाँ सारी की सारी फिंगर्स आपको ही इंडिकेट कर रही होंगी, आपको ही पॉइंट आउट कर रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। नंबर 5 कंपेंसेंट्री, मतलब क्षतिपूर्ति की बात चल रही है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज अ फिजिकल डेफिशिएंसी, मतलब ये कहने का ये है कि अगर किसी के अंदर क्या होता है, शारीरिक क्या होती है, कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है इन अ पर्सन
देन ही और शी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ये स्टार्ट्स यूजिंग आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। वो क्या यूज़ करना शुरू कर देता है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। क्या करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द कंपनसेंट्री, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी एक लड़की की हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है, लड़की की हाइट कम है तो लड़की ने क्या पहनना शुरू कर दिया, वो सैंडल्स में क्या पहनना शुरू कर देती है, हाई हील्स पहनना शुरू कर देती है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी हाइट को कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रही है, कंपनसेशन लगाने की कोशिश कर रही है, क्षतिपूर्ति करना चाहती है। किसके थ्रू, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसको तदात्मीकरण कहते हैं हिंदी में। गाइस हिंदी बड़ी मुश्किल से मिली है, जो आप लोगों को हिंदी दिखाई दे रही है बड़ी मुश्किल से मिली है ना। तो क्या कह रहा है, इन दिस मेथड द पर्सन एसोसिएट हिमसेल्फ विद द पर्सन, फैमिली मेंबर, फ्रेंड और एनीवन। ये जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन, ये कहना चाहता है कि जैसे हमारे जो एक पर्सन है वो अपना नाम या अपनी पहचान को किसके साथ जोड़ लेना चाहता है, ऐसे लोग या ऐसे पर्सन जिनको पहले ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली हुई होती है, उनके साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लेता है और उनके हिसाब से क्या करने की कोशिश करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सुना होगा आप लोगों ने, चचा विधायक हैं हमारे, सुना है? या अगर किसी के क्या हो जाते हैं, जैसे कोई ऑफिसर रैंक में है या कोई IAS कोई ऑफिसर है, तो उसके नाम लेकर के उसके फैमिली के फैमिली मतलब आप उसको अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे कि वो मेरे मामा के, चाचा के, ताया का, मतलब ऐसे रिश्ते निकाल लेते हैं ना लोग। तो वही कहलाता है आपको आइडेंटिफिकेशन। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट किसके हिसाब से करते हैं, हम लोग जो पहले से वेल नोन पर्सन है उसके साथ अपना नाम जोड़ करके। आगे बात कर लेते हैं नंबर 7, रिग्रेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यागमन। प्रत्यागमन या रिग्रेशन क्या है, इन दिस मेथड सच एक्शंस एंड बिहेवियर आर डन बाय अ पर्सन। ये ऐसे जो कुछ काम होते हैं, जैसे क्या होता है, जो बचपन में जैसे बचकाना हरकतें करने लगता है इंसान। बचकाना मतलब क्या, और ये अक्सर कैसे किन में देखा जाता है, जब कहते हैं कि जब ओल्ड एज स्टार्ट होती है तो ओल्ड एज के साथ में बच्चा क्या हो जाता है, वापस लौट करके आ जाता है। मतलब जिद करना किसी चीज़ की, दवाई ना खाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ओल्ड जो पर्सन होते हैं, जो लोग बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहे होते हैं गाइस, फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग यूथ है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको उस टाइम पे अपने जो हमारे ओल्ड एज, जो हमारे ओल्ड पर्सन हमारे घर में, हमारे ग्रैनी हैं, ग्रैंडपा हैं, जो भी हमारे घर में, उनका ख्याल रखना है और उनको क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे साथ में क्या करना है, पूरा का पूरा कोऑपरेट करना है, ताकि वो भी हमारे समाज में क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। अब इसको ऐसा इसको एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं क्या, एन ओल्ड पर्सन स्टार्ट्स क्राइम, क्या करना शुरू कर देता है, एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत रोना शुरू कर देती है, वाइल टेलिंग हिज सोरो, जब वो अपने दुख या दर्द के बारे में बयान करते हैं। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कितने निर्दयालु हैं ये लोग, ये इनके जो बच्चे हैं, इनके जो चिल्ड्रंस हैं, वो कितने निर्दयालु हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी है, एडजस्टमेंट की है। और आप लोग ये मत भूलिएगा कि आज आप यंग हैं, कल आप भी क्या होने वाले, ओल्ड होने वाले हैं। टाइम सबका आता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, या इसके अलावा बात कर लीजिएगा स्वीट इन द, जैसे कि मिठाई को देख करके मुंह में पानी आना, या टेक द इंटरेस्ट इन द प्लेइंग गेम्स। और इस उम्र में क्या बूढ़े लोगों को क्या खेलना पसंद हो जाता है, गेम खेलना, वो तरह तरीके के खेल खेलना चाहते हैं, क्योंकि अब ज़िंदगी की टेंशनें थोड़ी दूर हो गई है ना। अब उनके लिए सारी चीज़ें अब मायने नहीं रखती। उन्होंने जो अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल करना था, जहाँ तक अपने बच्चों को पहुँचाना था, पहुँचा चुके हैं भाई। तो अब उनको एडजस्ट करने की, जो उनको एडजस्टमेंट के साथ साथ उनको कंफर्ट करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारे पेरेंट्स हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप सोचिएगा, जब उस टाइम पे, जब आप असहाय थे, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया। आपको नहलाने धुलाने से लेकर के आपके हर एक काम, आपका लालन पोषण से लेकर के जितने भी काम किए हैं आपके पेरेंट्स ने किए हैं। आज जो आप अपने आप पे इतना अकड़ दिखाते हो, आपके पास इतने शरीर है, आप सारे काम अपने हाथ से कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स की देन है। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो क्या उनको ये रिग्रेशन करने में, मतलब ये जो रिग्रेशन वाली कंडीशन है, वो वाली कंडीशन का सामना ना करना पड़े, क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग युक्तिकरण, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में है आज के टाइम पे। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको युक्तिकरण का मतलब, या रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। रैशनलाइजेशन कहता है डिलीवरिंग डिबेट्स टू प्रूव दैट, मतलब एक इंसान क्या करने की कोशिश करता है, वो अपने तर्क वितर्क के माध्यम से जो उसकी गलत चीज़ें हैं, गलत को भी क्या ठहराने की कोशिश करता है, सही ठहराने की कोशिश करता है। मतलब वो झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, झूठ अपने झूठ को सच बनाने के लिए वो आपसे लड़ भी जाएगा, झगड़ भी जाएगा, मतलब वो आपके साथ डिबेट भी करेगा और बाकी की चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स भी करेगा, फोल्स आर्ग्यूमेंट्स भी करेगा, वादे भी कर लेगा झूठे, और इन सारी की सारी चीज़ें से वो अपने सारे के सारे फोल्स स्टेटमेंट को क्या बनाना चाहता है, सच बनाना चाहता है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, युक्तिकरण। या मतलब इसके थ्रू आप लोगों ने देखा होगा ना कि लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं।
हैं। जैसे सिचुएशन आपके सामने भी होंगी, आप पार्टी करके आ रहे हैं कहीं और उसके बाद घर आकर के आप झूठ बोल रहे, नहीं मम्मा मैं तो पढ़ रहा था, आप उस दोस्त के घर जाके पता कर लीजिए, आप उसके मतलब यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब आपके पापा पहले ही फोन करके पता कर चुके हैं, लेकिन नहीं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप युक्ति लगा रहे हैं, वहाँ पे आप कोई ना कोई क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उनको अपने पेरेंट्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, मतलब झूठ बोल के, सच बोल के, मतलब कैसे भी तरीके से मैं ये मना लूँ कि हाँ मैं उस टाइम पे पढ़ाई ही कर रहा था, मैं पार्टी में नहीं था। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपको इग्नोर कर देते हैं। ये मत समझिए कि पेरेंट्स को आपने बेवकूफ़ बना लिया, जानते हैं बस वो आपको क्या नहीं चाहते हैं, हर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो ये था जनरली स्पीकिंग लाइज आर कॉल्ड द रेशनलाइजेशन, मतलब झूठ बोलना ही क्या कहलाता है, आपका रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइफ में आप कहाँ किस किस तरीके से झूठ बोलते हैं, क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं जल्दी फटाफट। अपोजिट रिक्रिएशन का मतलब है विपरीत मनोरचना। कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ पर्सन गिव्स अप हिज गुड और पॉजिटिव, मतलब यहाँ ये कहना चाहता है कि जब एक इंसान क्या करता है, अच्छी और पॉजिटिव आदतों को, सकारात्मक आदतों को छोड़ करके वो क्या सीखने को सीख लेता है, जो हमारी बैड, बुरी और नेगेटिव हैबिट्स हैं, बुरी और नकारात्मक आदतें हैं, उनको सीख लेता है क्या करने के लिए, अपने वातावरण में एडजस्ट करने के लिए। तो ये हमारा अपोजिट रिक्रिएशन कहलाता है। आप लोग समझ सकते हैं जब एक इंसान अपनी अच्छाई छोड़ करके बुराई की तरफ जाता है, क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, कि भाई बुरों के बीच में तो क्या बना जाएगा, बुरा ही बनकर करके रहा जा सकता है, वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी अपोजिट रिक्रिएशन कहलाती है। इसका उल्टा रिफाइनमेंट भी होता है, दैट इज शोधन, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जब एक इंसान क्या करता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ करके, मतलब अब उसको सोसाइटी ऐसी मिल गई कि भाई हाँ बैड मैनर्स या जो तुम्हारे बैड एटिकेट्स हैं वो नहीं चल सकते हैं, तो वो अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ करके किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ जाता है। और क्या करने के लिए, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए। तो ये हमारा रिफाइनमेंट कहलाता है और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। आप अपने आप को रिफाइन कीजिएगा, मतलब आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हों उसको छोड़ करके आप अच्छाई की तरफ जाइएगा। ये भी क्या तरीका कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट रेमेडीज का मेथड कहलाता है, क्या करने का, एडजस्टमेंट करने का। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रीम डे, तो इसको दिवा स्वप्न कहते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज दिवा स्वप्न, इसको ड्रीम डे कहते हैं, मतलब दिन में क्या देखना, सपने देखना। आप लोगों को मूवी याद रही होगी, कौन सी वाली मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामा, रामा क्या है ड्रामा, राजपाल यादव जी की मूवी है, जिसमें वो सपने में ही क्या कर लेते हैं, दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ कंसीडर कर लेते हैं। और इस ये क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू अचीव और एनी पोजीशन इन अ थिंग इन प्रैक्टिस, मतलब जब वो वास्तव में किसी चीज़ को या किसी पद को या किसी भी वस्तु को वास्तव में जब नहीं पाता है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, देन ही स्टार्ट्स एक्वायरिंग देम इन फैंटेसीज, मतलब वो अपनी कल्पनाओं में उस चीज़ को क्या कर लेता है, पा लेता है, कि वो सोचने लगता है कि नाउ आई एम ए IAS ऑफिसर, मैं आप कौन हूँ, आई एम एन IPS ऑफिसर, या उसके अलावा किसी वस्तु के, मतलब अब मेरे पास में बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, बंगले हैं, मतलब इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। जो आप लोगों ने एक शेख चिल्ली भी सुना होगा ना, कि शेख चिल्ली के सपने मत देखो, मतलब वो दिन में सपने देखता रहता था, वो वाली कंडीशन है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड डे ड्रीम, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लोग दिन में सपने देखने लगते हैं, क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को क्षणिक सुख प्रदान करने के लिए वो लोग ऐसा कंसिडर कर लेते, ऐसा मान लेते, दिन में सपने खुली आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, दैट इज सेपरेशन, पृथक्करण की बात चल रही है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक पोस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, या कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद है, कोई आप उसमें बार बार क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए, आपको वो चीज़ क्या हो जाए, अटेंड हो जाए, आपके पास वो चीज़ हो जाए, आ जाए, लेकिन वो फिर भी आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो इंसान उसी चीज़ को क्या करने की कोशिश कर देता है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में, किसी दूसरी पोस्ट में क्या देखने शुरू कर देता है, अपने इंटरेस्ट को, अपने डिज़ायर्स को चेंज कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक इंसान को क्या बनना था, एक IAS ऑफिसर बनना था, लेकिन वो एक क्या बन पाया, IRS ऑफिसर बन गया। मान लीजिए कि रेलवे में एक ऑफिसर बन गया, तो वो क्या सोचेगा, पहले तो उसे बनना क्या था, IPS ऑफिसर बनना था या IAS ऑफिसर बनना था, लेकिन वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब वो IRS ऑफिसर तो बन चुका है, तो उसी में वो क्या ढूंढने की कोशिश करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि भाई चलिए वो ना सही, लेकिन कम से कम मैं IRS की पोस्ट तक तो मैं पहुंचा हूं। समझ में आ गई चीज़ें। या दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं कि आपको अगर लाइफ में आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिला, फिर आपकी अरेंज मैरिज हो गई, उसके बाद जो आपकी वाइफ है, तो आप उसके अंदर फिर क्या तलाशने की कोशिश करते हैं, आपकी जो आपकी लाइक थी, आप उसको उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यही कहलाती है हमारी सेपरेशन, मतलब आप उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं गेट वे, है ना, गेट वे की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कंसिडर्ड द लोएस्ट लेवल, मतलब ये एडजस्टमेंट का सबसे ही लोएस्ट लेवल है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया जाए कि अगर एक इंसान को क्या नहीं मिलता, ये लीस्ट लेवल है एडजस्टमेंट का। इस मेथड में क्या होता है, जहां पे इंसान को दर्द ही दर्द मिला हो या उसको दुख दर्द और उसको कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ा हो, तो वो पर्सन क्या करता है, और उस कंडीशन में वो एडजस्ट करने की पोजीशन में ना हो, तो फिर वो उस पोजीशन को अपने मान सम्मान की खातिर कर जाएगा, क्या करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, कहीं और अपने मान सम्मान की तलाश में निकल जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट रेमेडीज मेथड्स। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, कंपनसेटरी में रेमेडीज की बात चल रही है, दैट इज क्षतिपूरक उपाय की बात चल रही है। ये हमारे प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपायों की बात कर लें। इसमें क्या होता है, द चाइल्ड अचीव सक्सेस बाय वर्किंग इन द सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और द सेम, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इंसान क्या कर सकता है इसमें, क्या करके, काम करके, हार्डवर्क करके किसी एक सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, मास्टरी हासिल कर सकता है जिसमें वो सक्सेस उसे नहीं मिल रही थी। जैसे सपोज दैट कि एक बच्चा क्या है, इंग्लिश में वीक है और वो क्या करना शुरू कर देता है, उसके ट्यूशंस लेना शुरू कर देता है, या उसके बाद में उसमें हार्डवर्क करने के बाद में वो इंग्लिश को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेता है। इंग्लिश की बात कर ली, आप किसकी बात भी कर सकते हैं, मैथ्स की बात कर लीजिए या साइंस की बात कर लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं आप उसमें काम करते हैं, आप उसके ट्यूशंस लेते हैं या उसकी स्पेशल क्लासेस लेते हैं, टीचर से डाउट्स क्लियर करते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या कर लेते हैं, उसको अपने आप को उस सब्जेक्ट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम लोग इनडायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड की बात कर लें। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान क्या करना शुरू करता है, मान लीजिए कि वो मैथ्स में क्या था, कमजोर था, या वो किस में कमजोर था, पढ़ाई में कमजोर था, तो या तो वो पूरी पढ़ाई ही छोड़ देगा या फिर वो पूरा सब्जेक्ट मैथ ही छोड़ देगा। जैसे आप लोगों को फिर वो क्या कहां जाने की कोशिश करता है, लाइफ के दूसरे एरियाज देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि पढ़ाई लिखाई से तो सब कुछ थोड़ा ना होता है, लाइफ में मैं कुछ और भी कर सकता हूं। तो वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग हिमसेल्फ अपने आप को या तो किसी आर्ट या स्किल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जो लोग कहाँ फेल हो जाते हैं, जो एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, फिर वो अपने आप को किसी काम धंधे से जोड़ लेते हैं, या तो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, खेल खेलना शुरू कर देते हैं, या इंडस्ट्री में चले जाते हैं, या कोई सा भी दूसरा बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट कंपेंसेटरी मेथड है। इसको अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहा जाता है, जिसके थ्रू एक इंसान अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी फटाफट, नंबर 4, और ये हमारा लास्ट है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो ये कहता है एग्रेसिव रेमेडीज की बात चल रही है, आक्रामक उपायों की बात चल रही है। गाइस ये बड़े लाइफ में बड़े डेंजरस हैं। पहली बात मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट की बात कर लें, तो ये है हमारा प्रत्यक्ष। इसमें क्या करता है, जब कोई इंसान किसी को क्या पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, और दूसरा इंसान भी उसको उसी टाइम पे इंस्टेंट क्या पहुंचाता है, दुख दर्द सेम वे में दे देता है, तो ये वाले जो हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारी रेमेडीज कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट एग्रेसिव मेथड, मतलब टिट फॉर टैट। सुना है ना आप लोगों ने, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे इंस्टेंट दिया बिल्कुल उसने, अभी उसने एक्शन का रिएक्शन इंस्टेंट मिलेगा। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, इमीडिएटली जैसे आपने एक्शन किया वैसे आपको क्या मिलेगा, उसका रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट की अगर मैं बात कर लूं तो ये है हमारा इनडायरेक्ट में व्हेन अ पर्सन, तो इसमें क्या होता है कि इंसान को जब कोई दूसरा इंसान मारता है या दुख दर्द पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है, तो इंसान उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलता, उस टाइम पे तो वो सह करके चला जाता है, लेकिन whenever he gets the chance, he और she, जब भी कभी उसको मौका मिलता है क्या लेने का, अपना रेवेंज लेने का, बदला लेने का, तो फिर वो आपको भी हर्ट कर सकता है, आपके फैमिली मेंबर को भी हर्ट कर सकता है, लेकिन इंस्टेंट नहीं करेगा। वो उसके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा, हमेशा लाइफ में लिख के रखेगा कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। तो ये थे हमारे गाइस कुछ मेथड जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आएगा इस तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो काफी अच्छी थी और आप लोगों ने काफी इंजॉय किया वीडियो को। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी करने के लिए बोलिए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।